नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड-19 के प्रकोप से अगर आपको बचना है तो खुद ही अपने आप को सतर्क रखना होगा, खुद ही प्रिकॉशन लेने होंगे। कोई आपको सिखाने नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने बड़ा प्रचार कर लिया, ज्ञापन विज्ञापन सब कुछ दिया, लेकिन आवाम है कि वो मानती ही नहीं है। आज हम आपको एक मरतबा फिर, पहले भी हमने कुछ रोज पहले आरटीओ ऑफिस के कार्यालय के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज भी हम आरटीओ कार्यालय को लेकर के आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हैं। हालांकि आरटीओ से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने विस्तार से पब्लिक को बताया था, लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया था कि जिनके ड्यूज़ हैं, जिनका कोई लाइसेंस ड्यू रिन्यूअल करने वाला है, उनको एग्जाम्पशन दी गई है। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से करवा सकते हैं। लेकिन पब्लिक मान ही नहीं रही है। आज भी हमने देखा वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी। ये तस्वीरें हैं जम्मू के आरटीओ ऑफिस की, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। फॉर्म जमा करवाने वाली विंडो हो या फिर कार्यालय के सामने की दुकानें, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखा जा रहा है। यहाँ आने वालों में कोरोना का ज़रा भी भय नज़र नहीं आ रहा। हालांकि आरटीओ द्वारा मेन गेट पर 2 कर्मचारियों को लोगों को समझाने के लिए तैनात भी किया गया है, लेकिन इन कर्मचारियों की बार बार अपील करने के बावजूद यहाँ आने वाले लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और ये लोग यहाँ हजूम बनाकर कोरोना को खुली दावत दे रहे हैं। ये लोगों को खुद सोचना चाहिए। लोग आए हुए हैं, आरटीओ दफ्तर के 2 बंदे यहाँ पर सुबह से धूप सेर गए, गेट पर खड़े हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि साहब आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। एक एक करके गेट पर इन्होंने बंदा बिठाया है कि उनको बताइए क्या परेशानी है। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी, तो अगर कोई अंदर किसी को मिलना है, एक कदम बंदा छोड़ रहे हैं तो ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं एकदम जमगट्ठा बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आने वाले कुछ लोगों के मुताबिक जिस तरह की भीड़ आरटीओ ऑफिस में उमड़ रही है, इससे कोरोना संक्रमण के ओर फैलने का खतरा है। लिहाजा सरकार को इस भीड़ को ख़त्म करने के लिए प्रयास करने होंगे। ये जो आरटीओ ऑफिस, यहाँ पे भी जो काम कराना अब दिन बर दिन मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस आते जा रहे हैं, यहाँ पे काम कराना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्यों नहीं ये जो आरटीओ जम्मू को जो पावर्स हैं, जितने भी हमारे ज़िले हैं हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, क्यों नहीं ये पावरें जो है इसको डिसेंट्रलाइज करते। हमारे एसडीएम्स हैं, हमारे तहसीलदार्स हैं, अगर कोई आरटीओ लाइसेंस बनाना है, अगर किसी ने कोई परमिट रिन्यू करवाना है, अगर किसी ने कोई फिटनेस करवानी है, क्यों नहीं ये पावरें डिसेंट्रलाइज करके। इतना रश यहाँ पे, आए दिन रश यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में देखने को मिल रहा है और ये वो दिन दूर नहीं कि हमें यहाँ आरटीओ ऑफिस में ये जो केसेस हैं कभी भी ये आउटब्रस्ट हो सकता है। आरटीओ साहब को मैं यही अपील करूँगा कि आरटीओ साहब को चाहिए कि यहाँ पर जो है रूटीन से काम जो है, जितने भी विंडोज़ हैं उन पे काम रूटीन पे होता रहे, सुबह 10 बजे से ले शाम 4 बजे तक, ताकि ये रश ना पड़े। और यहाँ से बाहर से जैसे इन्होंने सीआरपी वाले लगाए, यहाँ से 2-2 3-3 बंदे करके, अगर 4 बंदे अंदर गए, वो 4 बाहर आएंगे, 4 और जाएंगे, दफ्तर भी बचा रहेगा, ये लोग भी बचे रहेंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन भी होगा और लोगों का काम भी होता रहेगा, फिर रश नहीं पड़ेगा। ये केवल जम्मू के आरटीओ ऑफिस का हाल नहीं है। विभिन्न कार्यालयों और बाज़ारों में भी लोग इसी तरह सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। कोरोना जैसे घातक वायरस के प्रति जागरूक होने के बावजूद लोग अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। जब लोग अपनी ही जान की परवाह नहीं करेंगे तो ऐसे में सरकार भला क्या ही कर सकती है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। दर्शकों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर प्लेट लगाने का काम अब उस कंपनी का होगा जो कंपनी गाड़ी बेचेगी। लेकिन जो पहले से आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू आरटीओ द्वारा किए गए हैं, उनकी नंबर प्लेट वेयर हाउस में ही लगती है। वेयर हाउस पुराना आरटीओ कार्यालय है और आज हमने देखा पुराने आरटीओ कार्यालय में भी जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी, वो देखते ही बनता था। आइए देखते हैं। आप देख लीजिए, नरवाल मंडी देख लीजिए,
बस स्टैंड देख लीजिए, अपने आरटीओ दफ्तर देख लीजिए, यहाँ पे इतने लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। पैसा कमाने के लिए सभी लगे हुए हैं। इनको चाहिए थोड़ा सा अपना केयर करें, खुद भी ठीक रहें और अपने घर वालों को भी ठीक रखें। देखो ना, हर कोई यही चाहेगा कि मेरा काम सबसे पहले हो जाए, तभी जाके सब आगे खड़े रहते हैं। तो धारे देख लो, आप खाली पड़े हैं। अगर एक भी मतलब पॉजिटिव पाया जाता है उसमें कितने तो लोग नेचुरली वो सभी इन्वॉल्व होंगे उसमें। दर्शकों, पुंछ में 2 नए मामले पॉजिटिव आने के बाद वहां पर सख्ती शुरू कर दी गई है और सख्ती के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुछ एरिया में, कुछ एरिया को रेड जोन में भी तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि लाजमी हो जाता है जब इस तरह की शिकायतें आती हैं, पॉजिटिव मामले आते हैं, तो उस पूरे एरिया को सील करना पड़ता है। दो केस मुस्बत आए हैं। एक नाखावाली चौक से एक पुलिस कर्मचारी है और बस स्टैंड से एक सब्ज़ी फरोश है। तो उसी सिलसिले में हमने सुबह अपनी सैनिटाइजिंग जो टीम है उसको लगा के हमने ये नाखावाली चौक, मैन बाज़ार और किला बाज़ार, जितना भी बस स्टैंड एरिया है उसको सबको हमने सैनिटाइज़ करवाया है। बिल्कुल ये लगातार चलता रहेगा और मैं यही आवाम से अपील करता हूँ कि मास्क का बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल करें और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको मेंटेन रखें। और इसी में हमारी परसों आपने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें हमने ये कहा था कि पुंछ बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेप्स नहीं ले रही है, जिससे जो है बीमारी फैलने का ख़तरा जो है वो बढ़ रहा है। तो वही बात हुई है। तो रात को जो 2 केसेस आए उससे एक डर का माहौल पुंछ के लोगों में हमने देखा है। अभी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप लिया है लॉकडाउन का, ये बहुत अच्छा स्टेप है और इससे जाकर ये है कि फ़र्दर जो है इसकी स्प्रेड है वो रुकेगी। और ये मैं कहती हूँ कि लोगों को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। 2-4 दिन जो है ये लोगों को देने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ को कोप अप करने के लिए, ताकि ये बीमारी फ़र्दर जो है वो ना फैले। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, है तो ये आवाम की सेफ्टी है। अगर आवाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बना हुए रूल्स फॉलो नहीं करेगी तो प्रॉब्लम तो आवाम को ही होनी है। और अभी अगर सोशल डिस्टेंसिंग और इसका मास्क का जो रूल था वो अगर फॉलो किया होता तो शायद ये जो स्प्रेड हुआ है 2 केसेस हमारे पुंछ में विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री निकले हैं वो ना निकलते। तो लोगों को जो है इस त्यौहार के नज़दीक आने पर ये सोचना चाहिए कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है ताकि ये बीमारी जो है फर्दर स्प्रेड ना हो और हमारा पुंछ जो है वो बच के रहे। दर्शकों, अनंतनाग में पुलिस ने दोहरा सिस्टम इख्तियार किया। एक तो वहाँ पर कोई लोग जो है ओवर चार्जिंग ना करें क्योंकि बकरीद का मामला है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें। संदीप चौधरी एसएसपी है अनंतनाग के, आइए देखते हैं। मास्क लगा के रखना। कौन सा यूज करते हैं मास्क लगा के रखते हो? बड़ा मास्क लगा के ये की दुकान है ना बड़ी अभी क्या है। आज हमने मार्केट का पूरी अनंतनाग टाउन में दौरा किया अपनी टीम के साथ। बीच बीच में कुछ शिकायतें भी आ रही थी कि गोश्त और सब्जी और खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा रेट ओवर चार्जिंग हो रही है। उसी शिकायत को थोड़ा एड्रेस करने के लिए आज हमने रेट चेकिंग भी की। और दूसरा, जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मास्क और जो हाथों की सफाई है उसका जो लोग ध्यान दे रहे हैं, दुकानदार नहीं दे रहे हैं, उस पर भी आज हमारी तवज्जो थी। हम बीच बीच में ईद तक करते रहेंगे सो दैट लोगों को रेट भी वाजिब मिले और जो कोविड-19 की जो प्रिकॉशंस है वो भी लोग अपनी मेंटेन करें। दर्शकों, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 21वां स्थापना दिवस था, यानी पार्टी जवान होने लगी है। 21 साल इसकी आयु हो चुकी है। इस 21 साल में 2 मरतबा उन्होंने सरकार भी बनाई है। काफ़ी सारे अपने लोगों को खोया भी है।
जिसमें अगर हम बात करेंगे गुलाम हसन मीर है, अल्ताफ बुखारी है, तारिक हमीद करा है और बड़े सारे नाम हैं। हालांकि पार्टी ने अपने खास लोगों को लाभ भी दिया, रिश्तेदारी भी निभाई, जिसमें सरताज मदनी, पीर मंसूर हुसैन है और अंद्राबी है, तसद्दुक मुफ्ती हैं जो मुफ्ती साहब के बेटे, इनको लाभ भी मिला। लेकिन कुल मिला के स्थापना दिवस था कैसे मनाया, पहले वो बताते हैं। और अभी पिक्चर शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। आज आप रियासत के हालात देख रहे हैं, उस हालात से पता लगता है कि जो लोगों से बातें की, जो लोगों से वादे किए, हुकूमत के दौरान भी हम उस पर अड़े रहे और यही वजह थी है कि जब बंदा दर्शकों, हमने इस बाबत फिरदौस टाक जो MLC हैं और उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आज 21 फाउंडेशन डे था। 21 सालों में पार्टी ने बहुत तरक्की भी की और पार्टी का ग्राफ भी नीचे गिर गया। बहुत सारे लोग, बड़े कद्दावर नेता पार्टी ने कमाए भी लेकिन गंवाए भी हैं। लेकिन अब पार्टी का क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। आज स्थापना दिवस है और हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस टाक जो PDP के फॉर्मर MLC और साथ ही साथ आपको बताते चले अच्छे जर्नलिस्ट होने के साथ वकील भी हैं। टाक साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। सवाल ये उठता है कि अब एक कहावत है, उसी तनख्वाह पर नौकरी करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पार्टी ने क्या सोचा है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या सोचा है नेक्स्ट जो आपका है? देखिए विनोद जी, अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास देखा जाए तो मुफ्ती साहब ने स्ट्रगल 1999 में शुरू जम्मू कश्मीर में नहीं किया। की शुरुआत तो तब शुरू हुई थी जब वो अभी लॉ कॉलेज से डिग्री करके वापस आए थे और उस वक्त की डिस्पेंसेशन जिसके सामने शायद कश्मीर का चिनार भी खड़ा होने से डरता था, उस वक्त उन्होंने उस जुल्म के खिलाफ, ज़्यादती के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका मिशन जो है वो तब से शुरू हुआ। 1999 में इस पार्टी की बुनियाद रखी गई और अगर इतिहास देखा जाए 1999 से लेकर आज तक, अभी तो हम बालिग हुए हैं, 21 साल अभी हमारी उम्र हुई है, अभी हम बालिग हुए हैं, अभी पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, ख़त्म तो नहीं हुई है। बात हमारे इतिहास की करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास बहुत क्लियर है। हमने ना तो कभी चुनाव लड़ा और ना कभी सियासत की, सिर्फ इसलिए कि हमें हुकूमत चाहिए, हमें पावर चाहिए। आप देखिए 2002 में जब हुकूमत बनी, 2008 में जब इख्तिलाफ कांग्रेस के साथ हुए, एक जर्नल परसेप्शन जो है वो कश्मीर में बना के जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो लैंड जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी, तो मुफ्ती साहब ने ये नहीं देखा कि मैं अपनी हुकूमत छोड़ रहा हूँ। उन्होंने एक पल के लिए भी हुकूमत और कुर्सी के बारे में नहीं सोचा, हुकूमत को दत्कार के जो है उन्होंने लोगों के साथ वो खड़े हुए। उसके बाद आप देख लीजिए जब मुफ्ती साहब दोबारा 2014 के इलेक्शन हुए, मुफ्ती साहब को एक बहुत बड़ा बहुमत मिला, लेकिन वो रातों रात चीफ मिनिस्टर नहीं बने। उन्होंने 3-4 महीने, तकरीबन 5 महीने लिए, बीजेपी के साथ अपनी टर्म्स कंडीशन मनवाई, उसके बाद हुकूमत बनाई। एक हुकूमत बेस्ड ऑन एजेंडा, हुकूमत बेस्ड ऑन पॉलिसीज़ बनाई। मुफ्ती साहब के देहांत के बाद भी महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने भी फारूक अब्दुल्ला साहब की तरह ऐसा नहीं किया कि रातों रात जो है वो जाके कुर्सी पर बैठ गई कि मैंने हुकूमत संभालनी है। वो भी दिल्ली के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे हुकूमत संभाली। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कभी भी चुनाव, हुकूमत, इक़्तिदार, कुर्सी, प्रोटोकॉल ये कभी भी प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट नहीं रहा है। हम लोग अपने आप को सियासी जमात कम और लोगों के लिए जदोजहद करने वाली जमात ज़्यादा मानते हैं। हम लोग सोशल काज और पब्लिक काज के लड़ने के लिए एक मूवमेंट चला रहे हैं और उसी मूवमेंट को आगे भी ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, आप कुर्सी की खातिर, इक़्तिदार की खातिर लोगों की जद्दोजहद की 370 के बाद 370 जो सिनेरियो है उसमें आपने कैसे सोचा है, किस लाइन को टो करके आप लोगों के लिए जद्दोजहद करेंगे, किसको प्लानिंग की होगी आपने?
देखिए, प्लानिंग नहीं होती है, बात बहुत सिंपल है। ये जब 5 अगस्त 2019 को ये मामला पार्लियामेंट में आया, उससे पहले का भी देख लें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा मुफ्ती साहिबा वाहिद ऐसी लीडर थी जो यहाँ के हर सीनियर लीडर और पार्टी की टॉप लीडरशिप के दरवाजे पर गई। ये नहीं सोचा कि हाँ, उन्होंने ये नहीं कभी नहीं सोचा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनके उम्र भर के इख्तलाफात हैं, कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कैसे उनके पार्टी के लीडर अपने साथ जोड़े। ये सब चीज़ें दरकिनार करके उन्होंने हर एक लीडर के घर पे जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए, इकट्ठे जो है इस जंग को हमने लड़ना पड़ेगा। उससे पहले भी और उसके बाद भी 5 अगस्त के बाद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मौका बहुत क्लियर रहा और हम लोग कोई एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी लीगल प्रोविजन के खिलाफ तो बोल नहीं रहे हैं। हम तो यही बार बार ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमारा था जम्मू कश्मीर का, वो हमारा हक है और रियासत जम्मू कश्मीर का हक है। इसमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये बात बार बार कहते हैं कि हम आज भी लोगों के साथ खड़े हैं। एक मेजॉरिटी ओपिनियन, आज आप देखिए जम्मू में एक मेजॉरिटी ओपिनियन बन गया है कि गलत हुआ। पहले तो सब एक ओपिनियन शायद लोगों को झूठ बोल के ये बताया गया था कि हम लोग डेवलपमेंट के दरवाजे खोल रहे हैं, लेकिन आज लोगों को समझ आ रहा है कि जम्मू में भी ये डिज़ास्टर के दरवाजे खुले हैं, न कि डेवलपमेंट के। तो एक मेजॉरिटी ओपिनियन जो है यही है कि जो स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया वो बहुत ज़्यादती हुई और जिस तरह से ख़त्म किया वो और ज़्यादा ज़्यादती हुई। तो हम पहले भी लोगों के साथ खड़े थे, आज भी लोगों के साथ खड़े होने का इरादा रखते हैं। इसमें प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करें। दायरे में रहते जब आप ड्यूअल करेंसी की डिमांड कर रहे थे, क्या ये देखिए, ड्यूअल करेंसी और सेल्फ रूल जो है वो एक रोड मैप है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और आज मुझे लगता है आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रोड मैप था कि हम लोग अपने नेबर्स के साथ रिश्ते अच्छे रखें, जम्मू कश्मीर एक बॉर्डरिंग स्टेट है, इसको अमन का, फ्रेंडशिप का एक गहवारा बनाएं, ना कि हम इसको जंग का अखाड़ा बनाएं। आज देखिए आप किस तरह से चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है, नेपाल भी इन्वॉल्व हो गया, बांग्लादेश भी इन्वॉल्व हो गया, अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया। तो जितना रेलिवेंट हमारा एजेंडा पहले था उससे कई ज़्यादा रेलिवेंट जो है वो आज है कि आज भी हम ये मानते हैं कि पूरे जो सेंट्रल एशिया है उसमें अगर मरकज़ी किरदार कोई निभा सकता है वो कश्मीर निभा सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस मुल्क को कश्मीर से ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ ट्रेड किया जाए, उसके साथ बॉर्डर खोले जाए, लोगों का आना जाना रहे, करेंसीज कॉमन हो, ताकि लोग ये जम्मू कश्मीर जो है एक ब्रिज की तरह काम करे सभी नेबरिंग कंट्रीज। साहब, ये डोमिसाइल की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं, कोई लेकर के पार्टी का क्या नहीं। देखिए, जितने भी ये सारे इश्यूज हैं, चाहे डोमिसाइल है, चाहे यूनियन टेरिटरी है, स्टेटहुड है, इलेक्शन है, मुझे लगता है ये सारे इश्यूज इस वक्त ये बेमाने हैं। जो बेसिक इशू है वो लोगों का इस वक्त ये है कि उनके साथ दगा की, उनके साथ फ्रॉड किया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉड किया है। लोगों को झूठ बोल के और रातों रात जिस तरह पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हाईएस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों की राय पूछे बिना, यहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिना ही इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को खत्म किया गया। ये एक मेजॉरिटी इस वक्त ओपिनियन है और मेजॉरिटी कंसर्न है। बाकी कंसर्न जो है वो सारे इसके बाद आते हैं। हमारा जो फोकस है वो प्राइम कंसर्न पे है, प्राइम इशू पर है। डॉक्टर साहब, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों से गुलामों के लीग की बात, तारीख तरह की बात करें, अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी वाले की बात करें, सीट के बाद बना रहे हैं, एक लंबी क्या वजह है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी तब ये लोग नाराज करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी मिसाल, जिंदा मिसाल आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरा तो कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई सियासी तजुर्बा नहीं था, मेरी फैमिली कोई सियासत में नहीं थी। मुफ्ती साहब ने अलग अलग तिनके जोड़े थे। आप जितने लोगों की बात कर रहे हैं उनको पहले आप सियासत में लाने वाले कौन थे? वो तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी।
अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती तो मुफ्ती साहब अपने 5-10 रिश्तेदारों को बना के मिला के पार्टी बनाते। उनको किसी को बम्बई से लाना था, किसी को किसी इंडस्ट्रिस्ट को लाना था, जर्नलिस्ट को लाना था, सोशल एक्टिविस्ट को लाना था, लिटरेरी पर्सन को लाना था। उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया। फिर ये एक सफ़र होता है, सियासी सफ़र होता है। मुझे जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, जो आप ये बात कह रहे हैं कि लोग छूटे गए, मुझे लगता है कि हम सब जितने भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और उस वजह से शायद जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने की वजह से हम लोग शायद उतने पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हैं जितना शायद बाकी सियासतदान हो सकते हैं। उस वजह से शायद हम लोग घबरा भी जाते होंगे बहुत, जब थोड़ी पार्टी में मुश्किलात आ जाएं तो हम एकदम से घबराना शुरू करते हैं। तो ये एक वजह रही होगी, और हर एक का एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जितने लोग पार्टी से चले गए हैं, आज उनसे पूछ लीजिए मसले कश्मीर का हाल क्या है, इस पॉलिटिकल इशू का हाल क्या है, या उनसे पूछ लीजिए कि क्या पीस रिकंसिलिएशन डायलॉग जो मुफ्ती साहब ने जो एजेंडा दिया उसके बाहर क्या वो कोई और रोड पे देखते हैं। आज भी अगर वो दूसरी जमातों में भी हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो वो बात वही करेंगे जो मुफ्ती साहब कहा करते थे। तो वो भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। अगर दूसरी जमातों को पॉलिटिकल लीडर्स की कमी है तो हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन करके दूसरी पार्टी में भेजेंगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने कहा कि परिवार के सदस्य अगर सरकार या फिर मुफ्ती परिवार की सदस्य, देखिए मैं ये विनोद जी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो एक फैमिली से बिलोंग ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या कोई शख्स कोई इलेक्शन इसलिए जीत सकता है कि वो किसी परिवार से ताल्लुक़ रखता है? उन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में रहे, इसलिए लोगों ने उनको वोट देकर जो है किसी मुकाम तक पहुंचाया। तो कल मेरा कोई रिश्तेदार किसी पार्टी में होगा तो क्या वो इसलिए होगा क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, या कि उसको अपने बलबूते पे आके किसी जमात में काम करके लोगों के काम करके किसी मुकाम तक पहुँचे? डॉक्टर साहब, आपको कभी इस चीज़ का एहसास हुआ कि सेकेंड जब मुफ्ती साहब का स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट आपको लगता था कि बीजेपी के साथ मिलकर बनाने से कभी ऐसा मलाल हुआ कि गलती होगी? देखिए, हम तो ये बात हकीकत है कि जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, क्योंकि मुफ्ती साहब का काल मुफ्ती साहब का एक्सपीरियंस जो है वो अनपैरेलल्ड है। ये महबूबा जी भी बार बार कहती आ रही है कि महबूबा जी ने कभी सोचा नहीं कि वो मुफ्ती साहब बन पाए, और हम में से कोई बन भी नहीं सकता। वो पूरे इस खित्ते के सबसे बड़े कदावर लीडर थे, उनका एक अपना नज़रिया, अपना तजुर्बा था। और हकीकत ये है कि महबूबा जी रिलक्टेंट, ये तो सबको मालूम है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने उस वक्त साजिश रची, और मुझे लगता है कि चाहे जितना भी इसको इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया जाए कि महबूबा जी ने दोबारा उस वक्त हुकूमत बनाई, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि वो एक रेलेवेंट डिसीजन इसलिए था क्योंकि अगर महबूबा जी शायद उस वक्त हुकूमत नहीं बनाती तो शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही वजूद में नहीं रहती, यहाँ पे एक नई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कायम होती। तो आज जिस हिसाब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक लास्ट पोस्ट ऑफ रेजिस्टेंस बनी हुई है, लोगों की एक लास्ट रे ऑफ होप बनी हुई है, एक उम्मीद की किरण, लास्ट उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, तो मुझे लगता है उस वक्त अगर महबूबा जी ने पार्टी को बचाने के लिए ये डिसीजन लिया, लोगों के लिए काम करने के लिए ये डिसीजन लिया, और ये नहीं है कि हुकूमत करने के बाद भी, हुकूमत संभालने के बाद भी महबूबा जी ने किसी बेसिक इशू पे कंप्रोमाइज़ तो किया नहीं। उन्होंने जो बातें जो उन्होंने मनवानी थी वो बातें तो हमारी हुकूमत ने मनवाई, हमारी पार्टी ने मनवाई। जितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप रिलक्टेंट रही, लेकिन उनको सीज फायर करना पड़ा, उनको स्टेट ब्रदर्स को एमनेस्टी देनी पड़ी। उन्होंने पाकिस्तान से ये PDP की राजनीति ही थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास जाके वहाँ बातचीत करते हैं, उनको यहाँ पे बुलाते हैं, यहाँ पे हुर्रियत के साथ बातचीत करने के लिए वहाँ से डेलीगेशन आता है। एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर को इशू को रिजॉल्व करने के लिए या यहाँ के इंटरनल मामला को देखने के लिए इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट होता है, वो जम्मू कश्मीर आता है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बात करते हैं। तो ये तो अचीवमेंट्स महबूबा जी ने डिस्पाइट हार्ड स्टैंड, जो जितना भी सब लहजा और रवैया भारतीय जनता पार्टी का था, उसके बावजूद भी उन्होंने की, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इस वक्त साजिश कर महबूबा मुफ्ती को मजबूर करा गवर्नमेंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात क्या उनमें देखिए, मुझे लगता है कि ये मेरे दायरा इख्तियार और मेरी सोच जो पार्टी में पोजीशन है उसके बाहर ये एक सवाल है। लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कहूँगा कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज दे आर एक्सपोज। उन लोगों के बारे में लोगों को पता है कि वो कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो आज लोगों के सामने वो हकीकत आया है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, मैं फिर वही उसी बात पे आऊँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी के साथ हुकूमत भी बनाई तो सिर्फ हुकूमत की वजह से नहीं बनाई। हमने हर वो बात मनवाई जिसकी हमने लोगों के साथ जो वादे हमने किए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से और रिकॉर्ड लिखवा के लिया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है इज स्टेक होल्डर। हमने ये लिखवा के लिया कि पाकिस्तान के साथ बनाया। हमने ये लिखवा के लिया कि वैसे जम्मू कश्मीर के साथ जो है बराबरी का सलूक किया जाएगा। हमने ये लिखवा के लिया कि 370 जो है जिस द बेसिक एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी से लिखवाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम उसमें कितना कामयाब हुए कितना नहीं हुए वो दूसरी बात है। लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर इस्तेमाल करूँगा ये कहने के लिए कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम अगर आज भी माजी में घुसते रहेंगे, माजी को टटोलते रहेंगे और उस वक्त पे जब दिल्ली में बैठी हुई जमात और दिल्ली में बैठी हुई सरकार इजराइल और नासिस्ट और फासिस्ट आइडियोलॉजी रखते हुए हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रही है, हमारा फ्यूचर शेप अप कर रही है, उस वक्त हम तारीख में जाते रहे, तारीख में क्या हुआ तो अल्टीमेटली जो नुकसान जो है वो हमारा अचानक आप जद्दोजहद करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप पॉलिटिक्स करें, मुद्दों को लेकर के आवाम को ये नहीं करना। देखिए, हमारे लिए तो इस वक्त प्राइम मुद्दा जो है वो वही मुद्दा है जो आवाम को इस वक्त परेशानी है और जो आवाम इस वक्त चाहती है कि वो यहाँ की सियासी जमातें और सियासी लीडर उस इशू पे बात करें, उस इशू के लिए स्ट्रगल करें। हमारे लिए वही इस वक्त भी प्राइम इशू है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जम्मू कश्मीर की दी गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लिए था उसको बहाल किया जाए। अगस्त 5 में हुआ वो स्टेटस जो वापस बहाल किया जाए, वो हमारा कोर इशू है, बेसिक इशू है। हम इसी पे पहले स्टडी पहली बार हुई थी तो मैं मैंने आपको बोला कि आप किसी को पैसा बोला था कि मैंने कहा मुझे पैसे नहीं दिया किसी क्योंकि मसला मेरा पूरी नहीं वो मैं आपको कहता हूँ। देखिए, हम वो दूसरी जमातें क्या बात करती हैं और उनके क्या मकासद हैं। आज रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ये 1977 नहीं है, 1980 भी नहीं है, 90 की दिहाई नहीं है, ये 2020 है। यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ से आदेश आ रहे हैं, कहाँ मीटिंग्स हो रही है, किस मकसद के तहत जुबान बोली जा रही है, उसका फैसला भी यहाँ के अवाम करेगी। अगर हम अवाम के लिए हम ये कहते हैं कि 370 बहाल किया जाए तो हम अपने आप को पीपल्स हम ये कहें कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कोई स्टेट हुड की बात करता है तो वो भी कहता है कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मुझे लगता है कि आवाम बखूबी जानती है और आवाम इसका फैसला करेगी कि लोगों की बात जो है लोगों की जज्बात से तर्जुमानी सही मानी करना है। आपको लगता है देखिए, मैं इस मामले में मैं ना तो हाँ कहूँगा ना कहूँगा। जो नई जमात बनी है, मैंने जब ये जमात बनी थी हमने तब भी ये बात कही थी कि हम तो उनको मुबारकबाद देते हैं, खैरबाद कहते हैं कि वो फले फूले, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि हम दिल से ये चाहेंगे कि वो कामयाब हो, क्योंकि अगर वो कामयाब हुए तो रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो
तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।